पूर्वाध्याये चतुष्पादम् आरोग्यकारणं व्यवस्थापितं ततश्चतुष्पादसम्पत्त्या प्राप्तारोग्येन सता यद् अनुष्ठेयं प्राणपरिपालनसाधनं तथा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूर्व अध्याय में चतुष्पाद को आरोग्य का कारण बताया गया है। इससे चतुष्पाद की संपत्ति से प्राप्त आरोग्य से जो अनुष्ठेय प्राण होंगे उसके परिपालन के साधन में बाकी की चीजें बताई। हेलो, बहुत ही बड़ा सेंटेंस है चक्रपाणी का, इसको ब्रेक करेंगे। पूर्व के अध्याय में क्या बताया है? महाचतुष्पाद अध्याय में चतुष्पाद बताएं, तो चतुष्पाद अच्छे रहे तो क्या होगा? आरोग्य अच्छा रहेगा। अभी आपको आरोग्य मिल गया है तो आप उसको क्या करोगे? अनुष्ठेय, वो आरोग्य किस में आप लगाओगे? प्राणों के परिपालन के साधन में, धन के अर्जन में और धर्म के अर्जन में। इसलिए फिर उस लिहाज से यहाँ पर त्रिविध ऐषणाएं बताई गई है, प्राणेषणा, धनेषणा, परलोकेषणा। ओके, फिर ये सब ऐषणा का इंपॉर्टेंस क्या है? इसको किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि ऐषणा के ऊपर वो चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्राणेषणा ही होनी चाहिए। प्राण मतलब क्या? प्रकर्षण आण इति प्राणः, जिसको प्रकर्ष से जीने की इच्छा है वो प्राण। प्राण मतलब नॉट ओनली लाइफ, नॉट ओनली सस्टेनेंस। प्राणियों के एंगल से देखा जाए तो देयर इज ओनली सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, लेकिन ह्यूमन बींग्स आर इवॉल्व्ड प्राणी, तो हमारे हिसाब से प्रकर्षण आणयति, बहुत उत्कट साथ से जीने की इच्छा। मेरा दिन कब शुरुआत हो और कब मैं स्वयं को एक अलग लेवल पे लेके जाऊं और दूसरों को भी अलग लेवल पे लेके जाऊं, इस प्रकार की उत्कट भावना, ये प्राण है, ये प्राण ऐषणा है। जैसा कि वो बोल रहे हैं कि प्राणों का परित्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है, वैसे यदि आदमी से उत्कट इच्छाएं निकल जाए, उसका अंदर की एनर्जी निकल जाए, तो सबका त्याग अपने आप हो जाता है। दैट इज द कंडीशन ऑफ डिप्रेशन। वैसे डिप्रेसिव फेज में हमें जाना नहीं है, तो उत्कट प्राण के साथ रहना है, ये उसका सटल मीनिंग है। और जो ऊपर के ऊपर मीनिंग है वो तो यही है कि जस्ट लाइफ, द लाइफ की इच्छा होना, जीने की इच्छा होना। और इन्होंने जो रक्षण के उपाय बताए उसमें से आपको समझ में आता है कि मैं जो बता रहा हूँ उसका सटल मीनिंग वो कैसे सत्य है। प्राण रक्षण के उपाय बताए, स्वस्थ के स्वस्थ वृत्त की पालना। Simple things following the Swasthya Vrutta is going to make you feel energetic and is going to give you everything that you want in consideration of प्राण। रोगी के रोग की चिकित्सा में सावधानी, दक्षता पूर्वक चिकित्सा करना, शांति से चिकित्सा करना, ढाई गड़बड़ नहीं करना उसमें। ये दोनों पहले भी कही ये बातें स्वस्थ चतुष्क में भी और बाकी के अध्याय में भी, और आगे भी कही जाएंगी, ऐसा इसमें बताया गया है। इस प्रकार ये प्रथम प्राण ऐषणा है। फिर धनेषणा है। एक बार आपको प्राण मिल गया, उत्कट से एनर्जी भी आ गई आपको सब कुछ काम करने की, लेकिन आपके पास धन ही नहीं है। यदि मेरे पास लैपटॉप ही नहीं है, मेरे पास इंटरनेट ही नहीं है, मेरे पास कुछ साधन ही नहीं है आपसे कनेक्ट होने के, तो मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा? ओके। न ही अतः पापात पापियो अस्ति यद अनुपकरण से दीर्घमायु। बहुत सुंदर लिखा है ये भगवान चरक ने कि निश्चय ही, न ही अतः पापात, इससे बड़ा कोई पाप से पापीय नहीं होता कि उपकरण विहीन के दीर्घायु हो। उपकरण विहीन यानी कि आरोग्य, भोग, धर्म के साधन, धन प्राप्ति विहीन, वो दीर्घायु हो। उसके पास कुछ भी नहीं है साधन, लेकिन भगवान ने उसको दीर्घ आयुष्य दे दिया, इससे बड़ा कोई और पाप नहीं है। हेलो, यू हैव एवरीथिंग, आरोग्य है, यू हैव दीर्घायु, बट यू डोंट हैव उपकरण, आपके पास साधन ही नहीं है, आप गरीब हो, फकीर हो, ऐसी जिंदगी जी रहे हो। तो भगवान चरक ने उसको पापी की उपमा दी गई है। ऐसे पापी है क्यों? क्योंकि उसका उपभोग ही नहीं कर पा रहे हैं। उस आयुष्य का क्या फायदा यदि हम अपने पास जो मिला है उसको बटोर नहीं पाए, लोगों के हित में अगर हम उसको यूज नहीं कर पाए। इस लिहाज से फिर उन्होंने कौन से कार्य ऐसे हैं जो धनेशना के लिए अच्छे हैं, वैसे बताया है। कृषि, पाशुपाल्य, वाणिज्य, राजउप सेवा, ये उदाहरण मात्र है। ऐसे बहुत सारे जो कर्म, धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों से विपरीत न हो, जो धर्म से रिलेटेड हो, ऐसे सब जो भी कुछ आप व्यवसाय कर सकते हो वो सब धनेश्वरा के अंडर आएगा। और फिर परलोकेशना। परलोकेशना मतलब मोक्ष, स्वर्ग ऐसा नहीं, तो इस लोक को छोड़कर जो भी कुछ अन्यत्र लोक है वो सब परलोक है, और उसकी इच्छा हमें करनी चाहिए या ऐषणा होनी चाहिए। फिर परलोक ऐषणा के विषय में कुछ उन्हें संदेह निर्माण हुआ कि सच में परलोक होता है या नहीं होता है आदि। उसके लिए वो फिर उन्होंने अलग अलग परीक्षाएं, अलग अलग प्रमाण वहां पर दिए हैं, वो हम वहां पर ही जाकर देख सकते हैं। इतना कुछ उसमें इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट इंटरेस्टिंग टू नो, उसमें से कुछ नई बातें सीखने को मिलती है, तो आप पढ़ सकते हैं।
तो परीक्षाएं बताइए। द्विधम खलु सर्वम सच्चा सच्चा, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, 0 and 1, राइट और रॉन्ग? द्विधम एव खलु सर्वम सच्चा सच्चा, जो भी कुछ है पूरे विश्व में वो द्वैत ही तो है, आइदर इट इज 0 और इट इज 1। बाकी जो भी कुछ बनता है इनके अमालगमेशन से बनता है, शीत वीर्य है या तो उष्ण वीर्य है, यही दो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी कुछ है इसके सहकार्य से काम करता है, या तो अग्नि है या तो सोम है, फिर उसको योग वाहित तो वायु मदद करता है। तो दो भी कुछ है वो पूरे संसार में द्वैत है। द्विविधम एव खलु सर्वम सच्चा सच्चा, तस्य चतुर्विधा परीक्षा। और जो भी कुछ है आपको देखने जैसा या नहीं देखने जैसा, नोइंग समथिंग इज नोइंग एंड नॉट नोइंग समथिंग इज ऑल्सो नोइंग। हेलो, मैंने पंचकोश में ये बताया था। आप किसी चीज को नहीं जानते हो इसका मतलब आप ये जानते हो कि आप नहीं जानते हो, है ना? तो नोइंग समथिंग इज नोइंग एंड नॉट नोइंग समथिंग इज ऑल्सो नोइंग। और जब आप इसके परे चले जाते हो तो वो ब्रह्म की अवस्था है। एनीवेज, ये टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पर ही रुकते हैं। सो बेसिकली ये प्रैक्टिकल श्लोक है कि जो भी कुछ है, जो भी हमें देखना है, परीक्षण करना है, जो भी हमें उक्त अनुक्त ज्ञात अज्ञात चीजें जो पेशेंट में है दिख रही है उसको समझना है, तो उसके लिए चतुर्वेद परीक्षा बताई गई है। इस क्रम से आपको जाना है। हेलो, इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। आप्तोपदेश, प्रत्यक्षम, अनुमानम, युक्तिश्च इति। यानी कि जब आप पेशेंट देखो तब सबसे पहले क्या है? आप्तोपदेश, आपने क्या बताया है उस प्रकार से उसको आपको देखते आना चाहिए। फिर प्रत्यक्ष, फिर आपकी इंद्रियां वो क्या कहती है आपको उस समय उसके हिसाब से। देन अनुमान, फिर आप्तोपदेश और प्रत्यक्ष के बेसिस के ऊपर आपका अनुमान चलेगा। और बाद में फिर इन तीनों के हिसाब से आपकी युक्ति चलेगी। योजकः तत्र दुर्बलः युक्तिश्च योजना युज्यते। उस प्रकार से फिर उसको क्या क्या देना है आपको समझो। तो सबसे पहले है परीक्षा करना। एक श्लोक बोलता हूँ, कहां पर आया है, कौन बताएगा? उसको एक कैडबरी। अपरीक्षेण न कर्तव्यम कर्तव्यम सुपरीक्षितम, अपरीक्षेण न कर्तव्यम कर्तव्यम सुपरीक्षितम, डैश 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 डैश, नापीतेन पुत्र था। कहां पर आया है? क्या बात है, अक्षता ने बताया सही में, पहले ही अध्याय में आई थिंक पंचतंत्र, राइट। सो एवरीथिंग शुड बी डन परीक्षा पूर्वक। और परीक्षा का आयुर्वेद में अर्थ है इसी क्रम से आपको जाना होता है, तो आपको एग्जैक्ट कोई चीज समझ में आती है। क्रम उल्टा भी हम बहुत बार करते हैं, उससे भी समझ में आता है, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन आप्तोपदेश, पहले ग्रंथ क्या बताया है उन्होंने वो हमें पेशेंट में दिखना चाहिए एज इट इज। फिर प्रत्यक्ष, फिर अनुमान, फिर युक्ति। समझ में आ रहा है ये? मन की बात नहीं होनी चाहिए कुछ भी। यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई इट विथ प्रॉपर रेफरेंसेस। फिर प्रत्यक्ष, प्रति अक्ष, आपके सामने। अक्ष मतलब इंद्रिय, अक्षी मतलब चक्षुरेंद्रिय। तो आपके सभी इंद्रियों से जब आप स्थिर बुद्धि होगे, प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों नहीं हो पाता, उसमें 8 कारण इसी अध्याय में दिए। उसमें एक इंपॉर्टेंट कारण दिया है, मनो न अवस्थानात। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें प्रैक्टिस में दिखती है। हेलो, जुड़ रहे हो? अक्षता और हिमानी बाद में रिमाइंड कर देना, आपको अमेजोन से कुछ भेजता हूँ। सो मनो न अवस्थानात, प्रत्यक्ष ज्ञान हमें क्यों नहीं हो पाता? जैसा उसके शरीर में हो रहा है वैसा हमें क्यों नहीं दिख पाता? जैसा वो पेशेंट कहता है वो हमें क्यों नहीं समझ पाते? उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है मनोन अवस्थाना। हमारा मन उस समय वहां पर नहीं होगा। हमारा मन या तो हमारे फैमिली में है, या तो हमें भूख लग गई है खाने में है, या तो इससे कब मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे ले लूं उस चिंता में है, या तो कब ये पेशेंट बहुत बोर कर रहा है, कब से कब ये जल्दी से यहाँ से चले जाए और मैं इसको औषधि दे दूं, इस चिंता में है। मनोन अवस्थाना, सही या गलत? और यदि मन हमारा उस जगह उस समय उस पेशेंट पर ही फोकस्ड हो जाए तो। हिमानी वेलकम, आपको मिस कर रहे थे आपके क्वेश्चंस को कब से। क्या लगता है आपको, मन अगर अवस्थान हो जाए वहां पर, स्थिर हो जाए कुछ क्षण के लिए, इट्स अगेन अ मेडिटेशन, मेडिटेटिव स्टेट।
जब आप कोई प्यारी चीज कर रहे हो, आपकी लाइकिंग की चीज कर रहे हो, तो आप मेडिटेटिव स्टेज में होते हो। तो पेशेंट को देखना हम सबके लिए एक मेडिटेशन है। जब आप उस पेशेंट को देख रहे हो तब आप उसी पेशेंट को देख रहे हो, अन्य कोई विचार नहीं है। वैसा यदि करोगे तो अपने आप प्रत्यक्ष ज्ञान, जैसा वो कह रहा है वो इमोशंस के साथ आप समझोगे। नाड़ी भी देखोगे तो अंदर से जैसा है वैसा समझ में आने लग जाएगा, फिर अपनी नाड़ी सीखी हो या ना सीखी हो। हेलो। यदि मन से उससे आपने संधान कर लिया है, उससे मन से आप जुड़ चुके हो, 100% वहां पर हो, तो उसको स्पर्श विज्ञान के माध्यम से जब आप 3 उंगलियां वहां पर रखोगे, 3 उंगलियां भी अपने पारायण से सिद्ध कर ली है, तो क्या वो अंदर की चीजें आपको नहीं बताएगा पेशेंट, स्पर्श विज्ञान के माध्यम से? क्या लगता है आपको, या अतिशयोक्ति है? इज इट एन एग्जैजरेशन और इज इट अ ट्रूथ? ओके, हिमानी इज टेलिंग आई डिडंट गेट योर पॉइंट। फिर गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड ओवरऑल चिकित्सा निष्फल हो जाएगी। मतलब ऐसे करके मतलब बताओ। अगर मनो अनवस्थानत हो गया, पेशेंट आया, हमारा मन तो कहीं और ही है, और अगर हम्म, फिर हम कुछ भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, फिर हम उसको ठीक से सुनेंगे नहीं, उसका परीक्षा जो है वो नहीं करेंगे, तो हम्म, कुछ केसेस में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कुछ में नसीब साथ दे देता है। एग्जैक्टली राइट। और हमें ध्यान भी नहीं रहता उसको क्या दिया था और क्या किया था। अगेन वो आगे के पेशेंट्स में भी हमें प्रॉब्लम हो जाता है। स्मृति हमारी ऐसे ही तो बनती है ना, इस पेशेंट को ये देखा, ये लक्षण हुए, इसको इससे उपशय मिला, ये हमारे ब्रेन में फीड होते चले जाता है और आगे के पेशेंट्स में वो यूज होता है। अगर हम पेशेंट्स को आधा अधूरे माइंड से ट्रीट करेंगे तो हमारी स्मृति भी तैयार नहीं होगी, और फिर वो कैरी फॉरवर्ड होते जाते रह जाते हैं। शर्ट का पहला बटन अगर गलत लग जाए तो बाकी के सब बटन गलत लग जाते हैं। हेलो। शर्ट का पहला बटन गलत लग जाए तो बाकी के सब बटन गलत लग जाते हैं। इसका मतलब आपकी एक गलती, एक पेशेंट को आपको ठीक से नहीं देखना, ये आगे के पेशेंट्स में भी उसका रेप्लिका दिखता शुरू हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल बताओ, मैं आपको 1 घंटे में सब प्रैक्टिकल फॉर्मूले के साथ बता सकता हूँ, वात रक्त में क्या देना है, ग्रहणी में क्या देना है, कौन सी अवस्था में क्या देना है, लेकिन उसका मजा ही नहीं है दोस्तों। मजा तो ये छोटे छोटे सिद्धांत समझने में है, ये छोटी छोटी काउंसलिंग में है, ये छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ अवेयरनेस में है। इससे एक सिद्धांत, एक संहिता जिंदा होती है। और जब एक संहिता जिंदा होती है तो हम एक ऐसा कुछ कर जाते हैं पेशेंट के साथ जो उसने भी सोचा नहीं होता है। दैट इज ट्रू चिकित्सा। पेशेंट आपके पास 25% की उम्मीद लेकर आए ठीक होने की, आप उसको 75% ठीक कर जाओ, दैट इज ट्रू चिकित्सा एज पर मी। सही है गलत? और ये शास्त्र को इस प्रकार से अध्ययन करने से, इस प्रकार का अवेयरनेस हर टाइम रखने से आता है। द्विधम एव खलु सर्वम, सच्चा सच्च चतुर्विधा परीक्षा। तो आज से हम ये पूरी कोशिश करेंगे, आप्तोपदेश जैसा उन्होंने कहा है पहला वैसा समझने की कोशिश करेंगे। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, फिर उसकी बॉडी क्या कहती है, इट इज सेकेंडरी फॉर मी। व्हाट माय टेक्स्ट इज टेलिंग, व्हाट आर बिलवड चरक इज टेलिंग, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अनुमान और युक्ति तो करना ही है, ये उन्होंने राइट दिया है आपको। आपको कोई रोबोट्स नहीं बनना है, पपेट्स नहीं बनना है। यू हैव टू यूज अनुमान एंड युक्ति, बट इट इज आफ्टरवर्ड, राइट? ओके। इसके बाद हम, आप चाहते हैं थोड़ा सा एक 30 मिनट्स 20 मिनट्स का सेशन आगे लेंगे, तय उपस्तंभ बेस रखकर। इफ यू वांट इट्स, या अगर आपको टाइप यस इन द चरक बॉक्स, इफ नॉट विल क्लोज स्टॉप फॉर द डे। Wonderful to see so many excited people around me. Great, great, great. It feels really amazing. Yes, दोस्तों आज हम अभी देखेंगे त्रयो उपस्तंभ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले ही क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, अगर आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये 3 उपस्तंभ है तो फिर स्तंभ क्या है? प्लीज टाइप इन द चरक बॉक्स वॉट एवर यू फील। है ना, ये उपस्तंभ है, तो फिर स्तंभ क्या है? प्रियंका मैम हैज गिवन वंडरफुल आंसर, वात पित्त कफ। ओके, सब लोग त्रिदोषी बोल रहे हैं। ओके, दैट इज ऑल्सो नाइस अप्रोच। बट सच्चा उपस्तंभ है आयु, है ना?
सॉरी, सच्चा स्तंभ जो है वो आयु, यानी कि जीवन का आधार, जिसे प्रारब्ध कह सकते हैं, जब तक जीवन है। और इस जीवन को सस्टेन करने वाले कोई तीन चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट। उपस्तंभ, उप मतलब पास, आयु के पास रहने वाले, यानी कि बल वर्ण सुख आयुष्य, ये चार इंपॉर्टेंट चीजें आपको देने वाली कोई चीज है तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य है। राइट और रॉन्ग? बराबर। अभी देखो इसका कनेक्शन हम समझते चले जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी चीज शुरू होती है आहार से, इसलिए स्वस्थ चतुष्ट की शुरुआत होती है आहार से, और आहार की भी शुरुआत होती है मात्रा शिष्टार्थ में। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज स्वयं में और पेशेंट में, उसके हित के लिए, उसके हेल्दी रहने के लिए करनी है तो वो करनी है मात्रा शिष्टार्थ। सही मात्रा में खाना खाए, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं। on and it is not very easy to identify that, huh? Mind well, मात्रा शिष्टार्थ is not that easy. You have to identify कि क्या है सही मात्रा, मात्रा के लक्षण क्या है। वो चरक में दिए हुए हैं, मैंने आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार देखिए वहां पर कि कुक्षी में प्रपीड़न नहीं होना, हृदय पे उसका दबाव नहीं पड़ना, घूमना चलना व्यायाम करना, हास्य आदि सभी क्रियाएं इजीली होना खाने के बाद, ये सभी चीजें होगी तो मात्राशी स्याद है। तो एक एक चीज को बेस पकड़ते उसका पर अपर हम समझेंगे भी। आहार में बहुत सारी चीजें क्या क्या कर सकते हैं आहार अच्छा करने के लिए, अच्छा डिवाइन करने के लिए, ताकि वो सही से उपस्तंभ हो जाए और उससे बल वर्ण सुख आयुष्य सब कुछ आपके पेशेंट को मिल जाए, आपको मिल जाए। तो पेशेंट को पहली चीज एडवाइस करनी है मात्रा शिष्या, 10 मिनट आपको उसको आहार के लिए ही देने हैं। और उसमें पॉजिटिव्स बताने, निगेटिव तो बहुत बार बता देते हैं हम उसको, बेसन मत खाओ, चना मत खाओ, पत्ते वाली सब्जियां मत खाओ, ज्यादा पानी मत पियो, दही मत खाओ। दैट इज क्वाइट इजी, बट टेलिंग पॉजिटिव पथ्य, एंड वो भी आप्तोपदेश इस परीक्षा के माध्यम से। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो जो चीजें प्रैक्टिकल है और शास्त्र के हिसाब से पर है वो हम बता सकते हैं। जो 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 चीजें शास्त्र के हिसाब से पर है लेकिन आज के हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे मान लीजिए यव शाली का सेवन, कहीं कहीं पर प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं मिलता है, कुछ लोगों को आदत नहीं है यव शाली खाने की भी, वो साथ में नहीं है। सो यू कैनॉट एडवाइज दोज ग्रेट थिंग्स टू देम। ओके, जो पॉसिबल है वो हम कर सकते हैं। दूसरा, चरक सूत्र 25 का, काल भोजनम आरोग्य कराना, सिंपल थिंग है, दो ही चीजें उसको बताओ, सही समय पे खाना खाओ और सही मात्रा में खाना खाओ। सही समय पे क्या है, किसको बोलेंगे, कालो सही मता, ये चरक सूत्र स्थान 8 में दिया गया है, लास्ट का श्लोक है, सॉरी, वाग्भट सूत्र स्थान 8वें अध्याय में लास्ट का श्लोक दिया है, कालो सही मता, इस प्रकार से उसका एंडिंग है, वो आज आप पढ़िएगा, हो सके तो ग्रुप पर भी शेयर कीजिएगा कि किसे बोलते हैं सम्यक काल, कौन सा है सही काल खाना खाने का। ठीक है, इतना हमें आहार से बेसिक समझना है। फिर जो आहार विधि विधान है उसमें से कोई सिंपल सिंपल चीजें आप उसको बता सकते हैं। अजलपन, अहसन, बिना बोले खाना खाए, बिना हंसे खाना खाए, तन मना भूंजित, आत्मा नाम अभिसमीक्ष सम्यक, मेरे आत्मा को, मेरे शरीर को क्या जरूरी है उतना ही मैं खाऊं और वैसा ही मैं खाऊं। इस प्रकार से स्वयं आप आचरण कीजिए छोटी छोटी चीजों का और पेशेंट को बताते चले जाइए। जितना आप इस उपस्तंभ को प्योर करते जाएंगे, प्राकृत करते चले जाएंगे, उसका उतना उसका रिफ्लेक्शन आपके बल वर्ण सुख आयुष्यों पे होगा। ये छोटी छोटी चीजें करके देखिए और आपका ऑरा बदलता है क्या नहीं देखिए। आपको खुद ही आपके फ्रेंड्स बताएंगे 1-2 महीने के बाद, अरे तेरा ग्लो आ गया चेहरे पे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट स्पेसिफिक डाइट यू आर डूइंग और व्हाट स्पेसिफिक मेडिसिन यू आर टेकिंग। और आप उनको बता पाएंगे, आई हैव नॉट चेंज्ड माय डाइट, आई हैव चेंज्ड द वे इन विच आई एम टेकिंग माय फूड। हेलो, आई हैव नॉट चेंज्ड माय डाइट, भले ही मैं पिज्जा खा रहा हूँ, भले ही मैं पास्ता खा रहा हूँ, ऑफकोर्स ये नहीं खाना चाहिए, मात्रा में खाना चाहिए, लेकिन द वे आई एम ईटिंग इट, द वे आई, मैं उसको चबा चबा के खा रहा हूँ, मैं उसका आनंद ले रहा हूँ पर आसक्त नहीं हो रहा हूँ, मैं बिना, मैं सही समय पे खाना खा रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीजें इतनी इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि हमारा मॉडर्न जो समाज है या मॉडर्न जो संस्कृति है, मॉडर्न जो एलोपैथी की सिस्टम है, वो हमें मेडिसिन की ओर लेके जाती है। हर चीज में इसमें मेडिसिन क्या है, इसमें मेडिसिन क्या है, लेकिन हर बार आयुर्वेद आपको पहले बेस से स्टार्ट करने को कहता है, एंड बेस इस तरह उपस्तंभ। पहले आहार मॉडिफाई करो, कुछ भी पेशेंट आ जाए, कौन सा भी पेशेंट आ जाए, कितना भी गंभीर क्यों ना आ जाए, देखो आहार में क्या क्या गलतियां की है उसने, उसमें सुधार करो। ओके, नेहा का तो मुझे बहुत फर्क महसूस दिख रहा है, 2-3 महीने पहले उसका जो ग्लो था चेहरे का और आज जो है, इट इज रियली रियली एक्सप्लिसिटली विजिबल। जो भी बाकी के मेंबर्स होंगे जिसने पहले नेहा को देखा और अभी नेहा को देखा है,
वो सिर्फ आहार से नहीं बोलूंगा मैं, उसके पारायण से, आचार रसायन, सद्वृत्त, बाकी बहुत बहुत सारी चीजें हैं, उससे वो फर्क आया होगा, लेकिन आहार से तो आता ही आता है। सेकंड इंपॉर्टेंट उपस्तंभ है, वो है निद्रा। निद्रा के विषय में कल ही अमन मैम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था कि निद्रा, सुबह उठना 5 बजे इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। 5 AM क्लब इज अ बुक बाय रॉबिन शर्मा। जो लोग 5 बजे उठते हैं एक साल के लिए, वो जो भी कुछ पाना चाहते हैं जिंदगी में पा लेते हैं। इससे बड़ा और कोई वाक्य नहीं हो सकता। ओके, 5 बजे के बाद या सनराइज के बाद उठना इटसेल्फ इज दिवा स्वाप। उससे कफ उपहत अग्नि होगा, अग्नि मानने की कंडीशन होगी, और जठरो भगवान अग्नि, उस भगवान को हम सुबह सुबह ही दुखी करेंगे। सुबह सुबह भगवान दुखी हो गया तो आपका पूरा दिन दुखी जाएगा। इतना सिंपल सा तथ्य है सुबह उठने, सही समय पर उठने का। ओके, निद्रा को कैसे बैलेंस करना है? आज बहुत सारे लोग 8 बजे 9 बजे उठते हैं सुबह और रात को 12 1 बजे सोते हैं, वेरी वेरी कॉमन। 10 बजे उठने वाले लोग हैं, खासकर आईटी वाले, तो उसमें डेफिनेटली कफ पित्त वर्धन के लक्षण दिखेंगे, कफ पित्त वृद्धि के, अग्निमांद्य के लक्षण दिखेंगे। और रात में लेट सोते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है उस कफ पित्त को, लेकिन फिर भी रात लेट सोने की वजह से वात पित्त वृद्धि के लक्षण दिखते हैं। मतलब त्रिदोष प्रकोप के लक्षण इन पेशेंट में दिखते हैं। इमीडिएटली सभी लक्षण नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसको विरोध करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। शायद वो व्यायाम करते होंगे, शायद वो सुबह उठकर अल्प मात्रा में खाना खाते होंगे, या कुछ लेते ही नहीं होंगे, तो अपने आप अग्नि का रक्षण हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एसेस करना है। तो एसेस कैसे करना है? वात पित्त कफ के चय अवस्था के लक्षण देखने से। वात चय में क्या होगा? स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता। यदि कोष्ठ में उनको सही समय से मल प्रवृत्ति नहीं होती है, थोड़ा सा हेवीनेस महसूस होता है, तो समझ लेना चाहिए कि वात का चय हो रहा है निद्रा की वजह से। निद्रा कहीं ना कहीं विकृत हो रही है, तो निद्रा की वजह से उनका वात चय न हो, इसलिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपको सोचना है। फिर वो शायद अभ्यंग कर सकते हैं, शायद रात में सोते वक्त नस्य कर सकते हैं, शायद भूतपान दे सकते हैं रात में सोते वक्त, शिरपाक दे सकते हैं। यदि कफ का चय हो रहा है, गौरव की प्रचिति हो रही है, छर्दी उल्लास जैसी कंडीशंस हो रही, तो समझना उनका निद्रा जो है वो उस कफ डोमिनेंट फेज की वजह से ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। तो आप उसको ऐसा बता सकते हैं, इंटरमीडिएंट फास्टिंग जैसी कंडीशन, की सुबह आप उठने पर कुछ भी मत खाएं, भले ही आप लेट उठ रहे हो, इट इज नॉट इन योर हैंड्स, लेकिन आप सुबह कुछ भी मत खाइए, डायरेक्ट 12 1 बजे ही आप खाना खाइए। तो एटलीस्ट जो अग्नि है, वो बचा कुचा खराब जो कफ है, प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्चते, विकृत मल को नहीं उत्पन्न होने देगा, और जो भी कफ बनेगा वो प्राकृत बनेगा, और उसको वो थोड़े हिसाब से बल दे सकता है। अगेन नोट, दीज आर नॉट एक्सक्यूजेस। गलत दिनचर्या से आप कभी भी उसको सही नहीं कर सकते, ये थंब रूल है, लेकिन एटलीस्ट आप उसको लिटिल बिट बेटर कर सकते हो। ओके, तो जिसको सही में सही होना है उसको आयुर्वेद की दिनचर्या को ही फॉलो करना होगा। जिसको प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, तो उसके लिए आप कुछ ऐसे टोटके उसको आप जरूर सजेस्ट कर सकते हो। अगेन नाउ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शब्द का बहुत ही सुंदर मीनिंग चक्रपाणी टीका के 3rd लाइन में दिया है, वो आप सब लोग आज पढ़ेंगे और बिल्कुल आपके सॉफ्टवेयर में इसको बिठा के रख देंगे कि ब्रह्मचर्य मतलब क्या है। रेडी फॉर इट? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सूक्ष्म मीनिंग, स्थूल मीनिंग तो आप सब जानते हैं। ब्रह्मचर्य शब्देन इंद्रिय संयम सौमनस्य प्रभृतयो ब्रह्म ज्ञान अनुगुणा गृह्यन्ते। कितनी खूबसूरत लाइन है। ब्रह्मचर्य मतलब क्या? ब्रह्म ज्ञान के अनुकूल, मतलब जो हमारा वास्तव स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, जो ब्रह्म तत्व है, उसके अनुकूल इंद्रिय संयम सौमनस्य प्रभृतयो ब्रह्म ज्ञान अनुगुणा गृह्यन्ते। इंद्रियों के संयम तथा मन के शुभ भाव आदि गृहित होते। मतलब इंद्रियों को संयमित रखना, सिर्फ उपस्थ को नहीं, सभी इंद्रियों को संयमित रखना, और मन के शुभ भाव, हमेशा मन को शुभ भाव में रखना, कीपिंग योरसेल्फ ऑलवेज इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भले ही गलती से नदी में गिर जाऊं, लेकिन मैं नहा के बाहर निकलूंगा। इस प्रकार का शुभ भाव हर एक कंडीशन में, हर एक स्टेट में। इट इज नॉट इजी, नॉट इजी एट ऑल, लेकिन धीरे धीरे विद प्रैक्टिस हम धीरे 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 उस शुभ भाव में आ सकते हैं। और जितना हम शुभ भाव में आएंगे, जितना हम इंद्रियों को संयमित रख पाएंगे, इंद्रियों का आनंद लेंगे, सुपचक सुपंचक करके मेरा एक ऑडियो है वो सुनिएगा। इंद्रियों का आनंद लेना है, उपभोग लेना है, लेकिन आसक्त नहीं होना है, उसमें गहरा जुड़ाव नहीं करना है। भगवान चरक शारीर स्थान में कहते हैं, न इंद्रियाणि न च एव अर्थः सुख दुख से हेतवः, हेतुस्तु सुख दुख से योगो दृष्टश्च चतुर्विधः। इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थ ये सुख दुख में कारण नहीं है। तो सुख दुख में कारण कौन है? योगो दृष्टश्च चतुर्विधः, इनका आपस में मिलना,
ये कितने सन्निकर्ष से आपस में जुड़ रहे हैं। यदि वो अति सन्निकर्ष से जुड़ रहे हैं तो वो दुख का कारण है, यदि वो सम्यक सन्निकर्ष से जुड़ रहे हैं तो वो सुख का कारण है। तो इसलिए इंद्रियों का उपभोग करना, लेकिन अनासक्त भाव से, मजे से खाना खा रहे हैं, निवाला मस्त आंखें बंद की है और उस निवाले को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति नहीं है उसमें, नहीं मिला ये खाना कोई बात नहीं, मैं दूसरा सादा ये भी खा सकता हूँ, इट्स ओके विथ, इस प्रकार के भाव में ये भी ब्रह्मचर्य है। ओके। एंड शुभ भाव के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं कंसेप्ट आपको आज देने जा रहा हूँ। डू यू वांट दैट? वेरी सिंपल, ये आप 13 डेज 15 डेज भी करोगे तो आपको ग्रेट 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 फर्क दिखेगा। शायद आप में से कुछ लोग ये करते भी होंगे, लेकिन मैं आपको और गहराई से बताऊंगा। दैट इज ग्रेटिट्यूड जर्नल। आपको रोज 5 ऐसी चीजें लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो विथ अ रीजन। रोज आपको सुबह उठकर या रात में सोते वक्त 5 ऐसी चीजें लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो एंड विद अ रीजन। क्या लगता है आपको कितनी ऐसी चीजें होंगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल होने चाहिए? यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर, जिसका अपने परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। ऐसी कितनी चीजें होंगी आपके लाइफ में? प्लीज टाइप हाउ मेनी थिंग्स मिनिमम होंगी आपके लाइफ में। परफेक्ट आंसर गिवन बाय संध्या इज इनफाइनाइट, देयर इज नो एंड टू इट। तो ग्रेटिट्यूड जर्नल को कुछ एंड ही नहीं है, कितनी बड़ी नोटबुक होनी चाहिए, इनफाइनाइट। कुछ उसको लिमिट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। सुबह उठकर मैंने मेरे मेरे बालों पे से हाथ घुमाया। आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव हेयर ऑन माई स्कैल्प। देयर आर लैक्स ऑफ पीपल हु आर सफरिंग ड्यू टू बाल्डनेस and spending lot of time and money and energy uh, on having quality of hair or hair on their scalp. I am grateful that I can see this beautiful world. There are lakhs of people who are suffering from blindness. There are lakhs of people who have not even seen this beautiful world. I am grateful that I could stand on my feet today. There are numerous people in surgery wards who are suffering from lumbar disc prolapse and so many spinal injuries that they are not able to stand on their feet. I am grateful that I am able to take oxygen early in the morning. There are thousands and lakhs of people who are on ventilators today and striving for one breath, one bloody breath. Isn't that so very important? कभी हम सोचते हैं ऐसा, सोचते भी होंगे तो कभी लिखते हैं ऐसा। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू राइट डे इन एंड डे आउट। रोज 5 चीजें तो भी हम ऐसा लिखेंगे और आप देखोगे कि इतनी सारी चीजें हैं जो आपके पास है लेकिन दूसरों के पास नहीं है। ओके, यू हैव टू राइट दैट पर्टिकुलर थिंग एंड पर्टिकुलर रीजन फॉर इट। ओके, छोटी चीजें लिखो और उसका रीजन लिखते जाओ। ये आप करोगे। ये भगवान चरक ने ही बताया है। कृतज्ञता आचार रसायन में, चरक चिकित्सा 1 में, दानशील दया सत्य ब्रह्मचर्य कृतज्ञता रसायनानि मैत्री च पुण्य आयुर्वृद्धि कृतगणा वाग्भट शारीर स्थान। दानशील दया सत्य ब्रह्मचर्य कृतज्ञता। अगेन ये क्या है? पुण्य आयु वृद्धि कृतगण है। पुण्य मतलब क्या? सुख। आयु मतलब क्या? लॉन्जेविटी। इफ यू वांट अ लॉन्ग लाइफ एंड इफ यू वांट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, देन यू हैव टू प्रैक्टिस कृतज्ञता। जब आप लिखने लग जाओगे तो आगे ऐसी स्टेज आएगी 1-2 महीने के बाद कि कुछ भी हो जाए आपके लाइफ में, बुरी चीज अच्छी चीज, आप उसको एग्जेम्पलीफाई करोगे इन गुड सेंस। आपको लगेगा अरे ये अच्छे के लिए ही हुआ है। पीपल ओनली कम फॉर 2 रीजंस इन योर लाइफ, आइदर टू मेक यू हैप्पी और टू टीच यू अ लेसन। हेलो, any person or people come in your life only for 2 reasons, either to make you happy or to teach you a lesson. Is that true? Type in the charak box. या कोई थर्ड रीजन होगा तो बताइएगा। इस प्रकार का माइंडसेट हमें तैयार करना है हरदम के लिए। माइंडसेट तैयार करना इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन पेशेंट हीलिंग में होता है। जब हम अंदर से स्वस्थ महसूस करेंगे खुद को, मन से मस्त महसूस करेंगे खुद को, तो पेशेंट को हील करते हुए बहुत इजी हो जाता है। मनोन अवस्थाना, ये प्रज्ञा अपराध हमसे नहीं होगा। राइट? पीपल ऑलवेज कम फॉर 2 reasons in my life, either to make me happy or to teach me a lesson. Yes, वो भी बहुत अच्छा बताया रिंकू मैम ने। इष्ट से लाभात अनिष्ट से लाभात मनोविकार नहीं होगा, वो भी हम देखेंगे बाद में। तो यहाँ पर आपको सटल ब्रह्मचर्य का एग्जाम्पल समझ में आया। ब्रह्मचर्य से कृतज्ञता क्या है समझ में आ गई। एक चीज दूसरे चीज से रिलेटेड है, एक चीज दूसरे भाव से रिलेटेड है। भगवान महावीर चरक भगवान महावीर जैन आगम में कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म या क्षमा वीरस्य भूषणम।
अहिंसा परमो धर्म कैसे? तो एवरी पॉजिटिव इमोशन इज अहिंसा एंड एवरी निगेटिव इमोशन इज हिंसा। आप कौन सा भी इमोशन मुझे दो, मैं उसको आपको अहिंसा या हिंसा इस द्वैत में बिठा के दिखा सकता हूँ। इसलिए अहिंसा परमो धर्म है। राइट और रॉन्ग? कौन सा भी पॉजिटिव और निगेटिव इमोशन दो, आई टेल यू वेदर इट इज अहिंसा और हिंसा। एंड क्षमा वीरस्य भूषणम, ये दूसरा सिद्धांत चरक ने कहा है, चरक सूत्र 8 में, अनुक्तम इह पूजितम, जो जो चीज धर्म से संबंधित है लेकिन दूसरी जगह बताई गई उसे हमें लेना है। दूसरी चीज भगवान महावीर कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। व्हाट इज क्षमा? माफ करना। किसको माफ करना? स्वयं को माफ करना सबसे पहले। इफ यू कैनॉट लव योर सेल्फ, if you have regrets for yourself, if you have guilt for yourself, you can never transfer your positivity to others. You cannot love someone else. You cannot remove the guilt of others. You cannot remove the guilt of your patients. You cannot remove the regretness of your patients. Shama Virasya Bhushana. Ahimsa Paramo Dharma. Kritadnyata. Everything is Brahmacharya. Okay? Brahmacharya Shabdena Indriya Sayama Saumanasya Prabhutayo Brahma Jnana Guna Gruyante. Very nice, Aman ma'am, as she's telling, forgiveness is never for others. It's for us to move forward in life. दूसरों को माफ नहीं करना है, स्वयं को माफ करने के लिए, ताकि एंड दीज थिंग्स ये प्रूव हो चुके हैं, ये कोई फंडामेंटल चीजें नहीं है। देयर आर 4 थिंग्स इन योर ब्रेन: लिम्बिक सिस्टम, अमिगडाला न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक्यूम्बन्स इन योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड सिंगुलेट गायरस। ये 4 चीजें, ये 5 चीजें जो है, ये सबसे ज्यादा हैप्पीनेस या प्लेजर जोन से आपके लाइफ में। और जितना आप ये आचार रसायन या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, उतने ये सब जोन्स एक्टिवेट होते चले जाते हैं। और जो भी आप आज कोई मोस्ट अवेकन्ड लोग देख रहे हो, मोस्ट इवॉल्व्ड लोग देखते हो, मोस्ट हैप्पी स्पिरिचुअल लोग देखते हो, मे इट बी बीके शिवानी, मे इट बी सदगुरु, मे इट बी स्नेह देसाई, मे इट बी संदीप माहेश्वरी, जो भी आपको लगता है कि ये इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं, इतने हैप्पी कैसे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कृतज्ञता कर रहे होते हैं बहुत बड़े पैमाने पर। कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई आचार रसायन ब्रह्मचर्य का सेवन कर रहे होते हैं। और ये सब चीजें हमारे में दी है। और मुझे दुर्दैव होता है कि ऐसा आयुर्वेद में हार्डली 2, 5, 10 ऐसे लोग होंगे जो हमें उस लेवल पे दिखते हैं आज। जबकि ये क्रक्स फॉर्मूला, क्रक्स की जो है हैप्पीनेस की या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, ये भगवान चरक ने दी हुई है। एंड मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप में से कोई ऐसा बने कि उस लेवल तक पहुंचे आगे के 5 साल में, 10 साल में, कि you will be an example for millions, not only for thousands and lakhs I'm talking, but for millions. Okay? सर मुझे एक इमोशनल भाव पूछना है कि वो हिंसा है कि अहिंसा है। मतलब रिसेंटली आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट कि लाइक कभी कभी इट्स लाइक कि सामने वाला आपका अनड्यू एडवांटेज तो नहीं कह सकते हैं, बट उसे नोइंगली पता होता है कि व्हाट ही और शी इज डूइंग। और कभी कभी आपको चीजें कहनी पड़ती है ना चाहकर भी, आफ्टर इयर्स आप नहीं कहते हो और एक दिन कह देते हो सब कुछ, ताकि आपके अंदर जो बॉटल अप हुआ है टू मतलब अपने आप को उस चीज से मुक्त करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स जब सामने वालों को अपनी सच्चाई पता चलती है तो किसी को भी बुरा लगेगा। कुछ लोग तो बिल्कुल भी क्रिटिक्स ले नहीं सकते हैं, सिर्फ दे सकते हैं। तो वो कैसा भाव है? मतलब समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के बारे में सोचो और रिलीव करो उस चीज को, ताकि आप भी एक्चुअली हैप्पीनेस ले सको। तो सर वो क्या है? राइट, वंडरफुल। See, I'll give you a simple equation. इस इक्वेशन में आप कौन से भी चीज डालो आपको आंसर मिलेगा। ओके सर। और आप खुद बताना ये सही है गलत है। Something plus acceptance is equal to positive emotion and something plus non-acceptance is equal to negative emotion. अगर आपको इतने दिन बॉटल अप हो रहा है वो, इसका मतलब आपने फंडामेंटली उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं किया है। आप मौका ढूंढ रहे हो कि कब उसको बाहर निकाल दो। राइट? आपने बॉटल अप होने दिया है ना, इसका मतलब आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। बिकॉज एनीथिंग इफ यू आर एक्सेप्टिंग, इट मीन्स इट हैज टू क्रिएट अ पॉजिटिव इमोशन। अगर आप में पॉजिटिव इमोशन नहीं क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं नॉन एक्सेप्टेंस है। नहीं सर, एक्सेप्ट तब किया था, एक मिनट सर, आई वांट टू करेक्ट, एक्सेप्ट तब किया था आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव, कि ठीक है, दे आर सीनियर्स, दे कैन डू इट, इट्स ओके। आई यूज्ड टू फॉरगिव इट कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो बंदे का नेचर है।
बट एट सम पॉइंट ओवर द इयर्स यू ऑल्सो रियलाइज ये नेचर नहीं है, ये आदत है, और ये जानबूझ के आदत है, और कभी कभी सामने वाले को बताना पड़ता है कि तुम्हारे एक्शंस भी हर्ट करते हैं, मतलब वी आर नॉट द पपेट एट द एंड ऑफ द डे, सामने वाले राइट, को भी हर्ट होता है, तो कभी कभी सामने वाले को एहसास कराना पड़ता है कि then right, perfect, दिस इज no रॉन्ग। problem in that, but you shouldn't feel regret or guilty about it later on. अगर आपने वो बोल दिया नो है तो सर, आपको अच्छा लग रहा है, आई एम नो वेरी वेरी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तो निर्वाणा मिल गया। आई एम वेरी हैप्पी, रिलीव्ड दैट सेड दैट वेरी नाइस, फाइनली देन नो वन डे। प्रॉब्लम, क्योंकि वो धारणीय वेग है, उसको अगर आपने सही तरीके से आपने एक्सप्रेस कर दिया है तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर एट द एंड ऑफ द डे, और क्या इंपॉर्टेंट है, इज इट क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमोशन इन यू और नॉट। अगर आपने व्यक्त कर दिया गुस्से से और अंदर आपको लग रहा है क्या रे मैंने क्यों ऐसे बोला, नहीं बोलना चाहिए था, देन इट इज प्रॉब्लम। इफ इट इज क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमोशन देन इट इज वंडरफुल, यू हैव एक्सेप्टेड द थिंग, यू हैव एक्सेप्टेड ये पीपल ऐसे ही है, एंड यू हैव एक्सेप्टेड दैट मैंने उनके साथ जो रिएक्ट किया है वो सही है, देन नो प्रॉब्लम विद इट एट ऑल। हाँ यस सर, और अब उनका भी बिहेवियर चेंज हो गया कि नाउ शी आल्सो नोज कि यस, कि ठीक है, आई वाज, मतलब नोबडी एक्सेप्ट्स कि यस वो गलत एग्जैक्टली, है, बट हाँ, एक पता चलता है। राइट, थैंक यू सर। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हम देख लेंगे मनोविकार का, श्लोक नंबर 45। मानसः पुनर्इष्टस्य लाभात्, अभी रिंकू मैम ने बताया था वही श्लोक, मानसः पुनर्इष्टस्य लाभात् अलाभाच्च अनिष्टस्य उपजायते। क्या बोला है कि मानस विकार किसे बोलेंगे, दो प्रकार का इन्होंने एनालिसिस दिया है यहाँ पर, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की प्राप्ति, ये दोनों मानस रोग है। जो आपको आपने चाहा था वो मिल जाना ये भी मानस रोग है, और जो आपने नहीं चाहा था वो मिल जाना ये भी मानस रोग है। हेलो, आर यू गेटिंग इट? एक इसका ऐसा अर्थ लगाया है और दूसरा अर्थ ऐसा लगाया है कि जो चाहा था वो नहीं मिलना और जो नहीं चाहा था वो मिलना, दिस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। लेकिन एक डिफरेंट अर्थ उन्होंने दिया है यहाँ पर अन्य तू के मत से, अतर तू पाठे चकाराद इष्ट लाभो अपि हेतुर्बोधव्य। जो आपने चाहा था वो मिल जाना वो भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उससे हर्ष कामादि चीजें रजोगुण की वृद्धि हो सकती है, इसलिए समभाव में आप नहीं रहोगे, वो आपका जो समत्व है, वो जो बैलेंस है वो चला जाएगा। इसलिए द की ओवर हियर इज, इस श्लोक में हमें उलझने की जगह समझना ये है कि हमें बहुत ऊपर भी नहीं जाना है, बहुत नीचे भी नहीं जाना है, जहां जहां चाह है वहां वहां आह है। हेलो, जहां जहां चाह है वहां वहां अभी बन गया ये शेर बोलते बोलते, जहां जहां चाह है वहां वहां आह है, अंत में दुखी है, और जहां जहां स्वीकृति है वहां वहां वाह है। Acceptance is ahimsa, acceptance is forgiveness. Okay, so that is the basic crux for it. Now let us go at a very स्थूल level. स्थूल level पे ब्रह्मचर्य, अष्टांग संग्रह में अब्रह्मचर्य दिया है। ये बहुत बार क्वेश्चन पड़ता है कि चरक तो ब्रह्मचर्य को उपस्तंभ कहते हैं और अष्टांग संग्रहकार अब्रह्मचर्य को उपस्तंभ कहते हैं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, वाद विवाद कुछ भी नहीं है ग्रंथकारों में, दे आर क्रिस्टल क्लियर। यदि आप गृहस्थ आश्रम में हो तो आपका काम है मैथुन क्रिया, आपका कर्म है आपके अपोजिट सेक्स को हैप्पी रखना, दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो उस लिहाज से वो अब्रह्मचर्य है। या लेकिन उसमें भी अनासक्त भाव से आनंद के साथ वो क्रिया होनी चाहिए, आनंद के साथ होनी चाहिए, आसक्त भाव में नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंद्रियों की आसक्ति उस कर्म में होती है, सबसे जो इंद्रिय एक तरफ और एक तरफ ये उपस्थ का जो इंद्रिय या ये पर्टिकुलर कर्म जो है वो एक तरफ है, इसलिए वो क्रिया आनंद के साथ मस्ती में हो, नॉट एज अ लायबिलिटी और नॉट एज अ कंपल्शन। कंपल्शन के कारण नहीं होना चाहिए, मुझे ये करना पड़ रहा है, शरीर की डिमांड है इसलिए उसे करना पड़ रहा है, तो दैट इज प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग इट? और जो लोग सेक्स नहीं कर रहे हैं, दे आर मैस्टरबेटिंग एज अ कंपल्सिव बिहेवियर ऑफ देयर बॉडी एज अ डीड, वो नहीं कर कर भी अब्रह्मचारी है, दे आर स्टिल डूइंग मैथुन। एक्चुअल में वो तो नहीं कर रहे हैं लेकिन स्टिल वो अब्रह्मचर्य कर रहे हैं, दे आर नॉट फंडामेंटली, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर इंद्रिय। ओके, सो अनासक्त भाव से आनंद के साथ मस्ती के साथ
किसी दूसरे का हित में ध्यान में रखते हुए किया गया कोई भी वो जो एक्ट है मैथुन की, वो अब्रह्मचर्य की श्रेणी में ही आएगी, या उसको आप ब्रह्मचर्य ही बोलोगे, क्योंकि वह सही तरीके से, सही ढंग से विद इन द लिमिट्स ऑफ द सोसाइटी एंड विद इन द लिमिट्स ऑफ द शास्त्र की गई है, और उससे आपका बल वर्ण सुख आयुषा यही करने में मदद होगी। ओके, ये पेशेंट की हिस्ट्री में हम बहुत बार भूल जाते हैं, आहार ले लेते हैं, निद्रा की हिस्ट्री ले लेते हैं, लेकिन उपस्तंभ ब्रह्मचर्य की हिस्ट्री नहीं लेते, उसका मन कैसे फंक्शन कर रहा है, एंड उसका स्थूल क्वेश्चन डायरेक्टली, हाउ इज योर सेक्सुअल लाइफ, वी नेवर आस्क टू दैट पेशेंट डायरेक्टली, एंड डेफिनेटली जबकि वाचना पूछना चाहिए कितनी बार आपकी फ्रीक्वेंसीज है, कैसे कैसे करते हैं, उसको आराम से आपके थोड़ा सा दोस्त बना के फिर धीरे धीरे ये क्वेश्चन आपने पूछने चाहिए, क्योंकि बिकॉज विदाउट नोइंग दैट आप उसको अल्टर नहीं कर सकते, और उसका ब्रह्मचर्य ये उपस्तंभ आप अल्टर कर पाओ, उसमें चेंज ला पाओ, तो अपने आप उसका इफेक्ट जो है वो बाकी के कोशों पे दिखेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य आपने उसका सही कर दिया, ब्रह्मचर्य की कंसेप्ट उसकी आपने सही की या उसकी इवॉल्व की, तो आनंदमय कोश अच्छा होगा, आनंदमय कोश अच्छा तो विज्ञान में अच्छा, विज्ञान में अच्छा तो मनोमय अच्छा, मनोमय अच्छा तो प्राण में अच्छा, प्राण में अच्छा तो अन्नमय अच्छा। इस प्रकार की अगेन सब वो पूरी की पूरी सीक्वेंस है। वेरी नाइस सोनाली मैम, पिछले टाइम से अभी मैथुन की हिस्ट्री पूछने लगी है पेशेंट में, बहुत सारे पेशेंट में मैथुन का दिखता है। देखिए अभी पांडु के भी आप संप्राप्ति देखो तो पांडु में उन्होंने क्लियर कट दिया है, मैथुन है, जीर्ण आहार पर मैथुन करना, ये पांडु का हेतु है, जो क्या है बहुत कॉमनली दिखता है, लोग 9 बजे 10 बजे रात में खाना खाते हैं, 12 साढ़े 12 बजे मैथुन का प्रवृत्त होते हैं, और ऐसी चीजें लगातार बनती चली जाए तो अपने आप देह में अल्प रक्त मेदस का नाम की संप्राप्ति होकर पांडु की संप्राप्ति, पांडु जैसा व्याधि आविर्भूत होता है। सो इट इज एट मेनी प्लेसेस जब वैसे दिखता है। सो सटल लेवल पे और स्थूल लेवल पे, दोनों लेवल पे आपको आहार निद्रा ब्रह्मचर्य देखना है। निद्रा स्थूल लेवल पे हमने देख ली, दूसरी निद्रा क्या है, क्षण क्षण में निद्रा, क्षण क्षण में प्रमाद, क्षण क्षण में मोह, ये भी निद्रा ही है। आपका ध्येय क्या है ये नहीं समझ पाना, सेल्फ अवेयरनेस में नहीं रह पाना, पीछे के इवेंट में ज्यादा रहना, फ्यूचर के इवेंट में ज्यादा रहना, प्रेजेंट में बिल्कुल नहीं रह पाना, एवरीथिंग इज निद्रा। तो यहाँ पर उसको करेक्शंस करना हमें जरूरी है। देखा जाए तो इट्स वेरी 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 सटल फिनोमेना त्रयोपस्कंध, लेकिन हमने उसको स्थूल भूत में भी समझ लिया, या जितना बेसिक सूक्ष्म लेवल पर भी समझ लिया, और पेशेंट को वैसे काउंसलिंग करते गए तो बहुत ही सुंदर बदलाव हमारी भी और उनकी भी जिंदगी में आएगा। ओके, त्रयोपस्कंध से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, प्रैक्टिकलिटी में कोई प्रॉब्लम है, उसको काउंसलिंग में उसको कैसे यूज करना है, या एग्जैक्ट स्पेसिफिक क्या पूछना है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? आज टेक अवेज में दो चीजें लेके जाइए, एक है समथिंग प्लस एक्सेप्टेंस इज पॉजिटिव इमोशन। अगर आप में कोई भी पॉजिटिव इमोशन, हंसी खुशी प्यार अफेक्शन नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं नॉन एक्सेप्टेंस है, और अगर वो, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग? और इस आहार से रिलेटेड बाकी की जो, इस अध्याय से रिलेटेड बाकी की जो चीजें हैं वो हम आगे के पेप टॉक्स में या कवर करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट अमन मैम। मे बी अभी हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे में उसके जब टाइम मिलेगा वैसे पेप टॉक्स बनाकर मे बी आई विल पुट इन द ग्रुप और ऑन द यूट्यूब चैनल। No question is there. We'll just stop now for the day today. Perfect. Yes. Akshata is waiting for pep talks. Thank you so much. बाकी के जो पेप टॉक्स है आपने उम्मीद है सुना होगा, पहले YouTube चैनल से बाकी के भी पेप टॉक्स आप सुन लीजिए, ताकि आप और इजीली कनेक्ट हो पाओगे, बिकॉज उसपे कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट दिए हुए हैं, उसके ऊपर के आगे की बहुत सारी चीजें रखी हुई रहती है, तो आपने पहले के नहीं सुने हुए नए सुने हैं तो बहुत अलग लगता है कभी। थैंक यू अक्षता, यू लिसन ऑल लेक्चर्स, वंडरफुल, थैंक यू सो मच।